माय डियर फ्रेंड, रेलवे एनटीपीसी स्पेशल प्रैक्टिस सेट का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर को सम्मिलित किया गया है। आगामी रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं रेलवे में 50% प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। आज तक रेलवे ने जितने भी ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम लिए हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिए हैं, चाहे वो लोको पायलट का हो, एनटीपीसी का हो, आरपीएफ का हो, मेरा लक्ष्य उन सभी प्रश्नों को संकलित कर आप तक पहुंचाना है। समय के अभाव और एग्ज़ाम की समीप आने के कारण मैं आंसर और प्रश्न आपको साथ साथ ही बताते चलता हूं, तथा उनसे जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, मैं उन्हें साथ साथ बताते चलूँगा। तो आपसे मेरा अनुरोध है, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज का पहला प्रश्न है और बहुत ही फेमस प्रश्न है। भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देता है? आपका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति को पद से किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? 227.9 227.9 मिलियन किलोमीटर सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी है। सूर्य के दूरी के हिसाब से जो ग्रह हैं उनका क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो तो अब ग्रह रह नहीं गया है। उसे तो अब ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में 2006 में घोषित कर दिया गया। 52 ग्रह के रूप में उसे घोषित कर दिया गया। ग्रहों की सूची से उसे हटा दिया गया। यानी टोटल 9 ग्रह पहले थे, अब 8 ग्रह हो गए हैं। प्लूटो को 2006 में 52 ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे जो मैंने आपको दिया है। नील विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? नील विद्रोह या नील की खेती के विरुद्ध जो ज़बरदस्ती खेती करवाया जाता था, उसके विरुद्ध किसानों का एक आंदोलन था। यह 1859 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से यह प्रारंभ हुआ था। किसानों का एक विद्रोह था जिसे हम नील विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। कितना ईस्वी में? 1859 ईस्वी में। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? यह तो आपको मालूम ही होगा। सशस्त्र बल का जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया क्वेश्चन ऐड हो सकता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया है, और वह पोस्ट होता है, जैसे आप तीनों सेनाध्यक्ष को जानते हैं, नौसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष। पहले इन तीनों सेना अध्यक्ष के ऊपर राष्ट्रपति ही होते थे, लेकिन अब इन तीनों सेनाध्यक्ष के ऊपर एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया है जिसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है। और अभी जो हमारे CDS हैं वह जनरल बिपिन रावत हैं। आप अध्यक्षों के बारे में भी जानते होंगे। नौसेना अध्यक्ष करमबीर सिंह हैं, वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया हैं, थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे यह है। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों सदनों का सदस्य कोई भी व्यक्ति नहीं बन सकता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, तो 8वीं अनुसूची जो है वह आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। जो 22 आधिकारिक भाषाओं को रखा गया है वह 8वीं अनुसूची में ही रखा गया है। निम्न में से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है? चांद मीनार या चार मीनार, यहाँ पे जो भी आप कहिए, यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है चांद मीनार। और एलिफेंटा की गुफाएं या महाराष्ट्र से संबंधित यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित है। रानी की बावली यह एक कुआं है जो कि गुजरात के पाटन में स्थित है।
इसे भी विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। हुमायूं का मकबरा यह दिल्ली में स्थित है। अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसे इंग्लिश में कहा जाता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके अनुसार कहा क्या गया था, उन्होंने क्या कहा था, वह लाइन आप सुनिए। उन्होंने कहा था कि कोई भी कण, कोई भी पदार्थ का कण है या फिर कोई भी पदार्थ है, उसका अगर वो गति की अवस्था में है तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन और जो उसका संवेग होगा वह दोनों सही सही एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसे अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। यह वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, श्री सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अभी जो हमारा वित्त आयोग चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 2020 से 2025 तक 15वां वित्त आयोग है। मैं एक एक करके आपको वित्त आयोग के अध्यक्षों के बारे में बताता हूँ। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री सी रंगराजन थे। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी थे और 15वें और वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। निम्न में से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है? यह प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है। चांद मीनार यह यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित शहर विरासत स्थल नहीं है। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो गैलियम का परमाणु क्रमांक 31 होता है, जबकि अन्य की बात करें 34। सेलेनियम का 34 होता है। 44 जो होता है वो रुथेनियम का 44 होता है और 45 या रोडियम का 45 होता है। तो इस तरह से आप परमाणु क्रमांक जो है कम से कम 50 तक का याद करके रखिए, क्योंकि उसमें से तत्वों को दे दिया जाता है और आपको उसका परमाणु क्रमांक पूछा जाता है। पिछले बार और इस बार के भी 2019 में जो आरपीएफ वगैरह का एग्ज़ाम हुआ था उसके ही पूछे गए प्रश्न हैं और उनमें आप फ्रिक्वेंटली देख सकते हैं कि केमिस्ट्री के ज़्यादा प्रश्न आए हैं। एक्रोबैट्स शब्द किस खेल से संबंधित है? यह जिम्नास्टिक से संबंधित एक शब्द है, एक्रोबैटिक्स। यूरेनियम की खानें निम्न में से किस राज्यों में पाई जाती है? जादूगोड़ा, यह नाम आपने जरूर सुना होगा। यह झारखंड का जगह है जहां पर यूरेनियम की खानें पाई जाती है। भारत का एकमात्र जगह जहां पे यूरेनियम की खानें पाई जाती है, झारखंड, जादूगोड़ा। प्रसिद्ध उत्तरामेड़ शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। चोल राजवंश, जो अपने नौसेना शक्ति के लिए काफ़ी प्रचलित था, चोल राजवंश, उसी से संबंधित है उत्तरामेड़ शिलालेख। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना डैश के स्थान पर हुई थी? पहले ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल हुआ करता था, जिसमें अंग्रेज जो थे वह कानूनी रूप से दंड दिया करते थे, या फिर मतलब उनका वो सर्वोच्च न्यायालय था। ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल हुआ करता था, उसके जगह पे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। रिट कितने प्रकार के होते हैं? रिट जो होता है वह 5 प्रकार के होते हैं और रिट से किसी न किसी एग्जाम में एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं फुल डिटेल में आपको रिट को समझाने का प्रयास करता हूँ। रिट को हिंदी में याचिका भी कहा जाता है। तो रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित होता है। सबसे पहला प्रश्न है कि रिट जारी कौन करता है और रिट का हिंदी क्या होता है? तो रिट का हिंदी याचिका होता है और रिट जारी करने का जो अधिकार होता है वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है, जबकि उच्च न्यायालय हाईकोर्ट को यह अधिकार अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है।
आगे बात करते हैं रिट जो 5 प्रकार के होते हैं उनमें सबसे पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ ही होता है शरीर के साथ पेश करना। आप अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश देती है और उसमें अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश दिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे मजिस्ट्रेट के सामने अनिवार्य रूप से पेश किया जाएगा और अगर वह व्यक्ति निर्दोष पाया जाता है तो उसे छोड़ने का भी आदेश दिया जाता है। तो एक बार आप फिर से समझिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम से ही क्लियर है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का जो आदेश होता है या बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। इंग्लिश में से हैबियस कॉर्पस कहते हैं। दूसरा होता है मैंडामस या परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हमारा आदेश है, या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह रिट जारी करता है, यानी परमादेश का रिट जारी करता है। और वह इसके लिए कि अपने कर्तव्य के निर्वहन करने में जब वह असफल रहता है तब कानूनी कर्तव्यों को पालन करने का आदेश देता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह कहता है कि तुम सही से काम नहीं कर रहे हो, तुम सही से काम करो। यानी यह किसको दिया जाता है आदेश? यह किसी संस्था को दिया जाने वाला आदेश होता है। आप ये याद रखिएगा क्योंकि आगे फिर से एक आदेश है जिसमें सेम बातें कही जाती है लेकिन वह व्यक्ति के लिए होता है। तो यहाँ पे परमादेश किसके लिए होता है? किसी अधीनस्थ न्यायालय, निगम या लोक प्राधिकरण को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया आदेश परमादेश कहलाता है। इसे इंग्लिश में मैंडामस के नाम से जानते हैं। उत्प्रेषण या सर्टियोररी, यह जो होता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी, अधीनस्थ न्यायालय मतलब उसके नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, उन सब को दिया जाने वाला आदेश। तो उत्प्रेषण के द्वारा कहा जाता है कि तुमने जो निर्णय लिया है वह गलत है और मैं उसे रद्द करता हूँ। यानी निचले आदेश, कभी कभी आप देखते हो हाई कोर्ट ने ये आदेश दे दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब अपील किया गया तो वो सर्टियोररी के ही तहत अपने अधिकार का उपयोग करके उसको रद्द कर सकता है, उस आदेश को या उस फैसले को रद्द कर सकता है। आगे जो होता है वह निषेधाज्ञा होता है। इसका मतलब होता है, आपने बहुत बार पेपर में, न्यूज में सुना होगा कि फलाना का केस था और उसमें स्टे ऑर्डर लग चुका है। स्टे ऑर्डर का मतलब ही निषेधाज्ञा होता है या इंग्लिश में इसे प्रोहिबिशन रिट कहा जाता है। इसके तहत उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह जारी करता है और मतलब कहता है कि तुम जो काम कर रहे हो उसको समाप्त कर दो। अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है। अगर कोई भी निषेधाज्ञा का उपयोग करता है तो निचले में जो भी कार्यवाही उस चीज़ पे चल रही है वह रुक जाता है। जैसे किसी भी पर एग्ज़ाम की ही बात करें तो एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ या कोई भी बात हुआ तो निचला न्यायालय को वो आदेश देता है कि इसको रद्द कर दिया जाए। तो इस तरह का जो आदेश होता है वह निषेधाज्ञा कहलाता है। अधिकार परीक्षा, और यह आपका अधिकार क्या है, इस चीज़ को पूछने के लिए अधिकार परीक्षा या को वारंट के नाम से जानते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के कार्य करता है तो वैसे केस में न्यायालय इस रिट के द्वारा उसके अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है और उसके अधिकार क्षेत्र में कोई कार्य नहीं भी आ रहा है तो भी वह ज़बरदस्ती कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में को वारंट या अधिकार परीक्षा या रिट जारी किया जाता है। तो मैंने अभी आपको 5 प्रकार के रिट के बारे में बताया और वो भी फुल डिटेल में। निम्न में से किस खेल में नेट या जाल का प्रयोग नहीं होता है? लॉन टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी, वॉलीबॉल। तो यहाँ पे कबड्डी आपका सही आंसर होगा क्योंकि कबड्डी में नेट या जाल का प्रयोग नहीं होता है। लॉन टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल इन सभी में
नेट या जाले का प्रयोग होता है। अब इसके खिलाड़ियों का मतलब लॉन टेनिस में कितने अधिकतम खिलाड़ी रहते हैं, फिर बैडमिंटन में कितने रहते हैं, यह भी एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था एनटीपीसी आरपीएफ में, तो आप जरूर इसे देख लीजिएगा। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर निर्मित है? शिव समुद्रम परियोजना जो है यह कावेरी नदी पर एक महत्वपूर्ण परियोजना है। दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो यह जो सीरी था इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो ये दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में वर्तमान जो हौज खास जगह का नाम है, यह हौज खास एक इमारत है, इसके ही समीप में दूसरा नगर सीरी का निर्माण और यह नींव रखा था। और इसे किसके नाम से, निवास स्थान के नाम से जाना जाता है? तो यह खलीफा के निवास स्थान के नाम से प्रसिद्ध था। एक बार फिर से मैं बताता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में हौज खास के समीप में एक नगर का निर्माण किया था, नींव रखा था, जिसे हम सीरी के नाम से जानते हैं। और यह किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह खलीफाओं के निवास स्थान के लिए प्रसिद्ध था। निम्न में से किस देश की 3 राजधानियां हैं? यह एकमात्र ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। तो सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। मैं आपको इन राजधानियों का नाम भी बताता हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये 3 राजधानियाँ प्रिटोरिया, ब्लॉमफोंटेन और केपटाउन, ये 3 राजधानियाँ हैं दक्षिण अफ्रीका की। और यह देश मध्य दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियाँ हैं, प्रिटोरिया, ब्लॉमफोंटेन और केपटाउन। देखिए किस तरह के प्रश्न को मीन्स एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आजकल जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसमें ल्यूसेंट या फिर जो मूल बुक होते हैं उससे कम प्रश्न किए जाते हैं, जबकि अन्य जो इम्पोर्टेंट या थोड़ा अट्रैक्टिव प्रश्न लगता है उसी को ज़्यादा पूछा जाता है। भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है? यह तो निर्गुण ही होगा। सगुण रूप वैसा होता है जिसमें भगवान के साक्षात स्वरूप यानी मूर्ति की पूजा की जाती है, तो उसे हम सगुण शाखा कहते हैं भक्ति की। और निर्गुण शाखा वैसा होता है जिसमें भगवान के निराकार रूप मतलब भगवान का कोई रूप है ही नहीं ऐसा सोच के जब पूजा किया जाता है तो वह निर्गुण रूप कहा जाता है। निर्गुण भक्ति में जितने भी सूफी संत थे उनका नाम आता है, कबीरदास का नाम आता है, यह निर्गुण भक्ति के संत थे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP, इसकी शुरुआत कब किया गया था? स्क्रीन पे देख रहे हैं 1980 ईस्वी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP की शुरुआत की गई थी। काकोरी कांड में कौन सा क्रांतिकारी समूह शामिल था? तो यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा काकोरी नामक स्थान पर सरकारी खजानों को लूटा गया था। और इसमें 2 प्रमुख नाम आते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, आसफुल्ला खान। इन दोनों ने ही काकोरी नामक जगह पर, उत्तर प्रदेश का यह काकोरी नामक जगह है, 9 अगस्त 1925 ईस्वी में ट्रेन को लूटा था। और ये किस क्रांतिकारी समूह से संबंधित थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थे। भारत कोकिला बुलबुल के नाम से नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो यह सरोजिनी नायडू हैं जिन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला राज्यपाल भी थी। भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो आप जानते ही हैं भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति होने के लिए जो न्यूनतम आयु होता है वह 35 वर्ष होता है, जबकि राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति कितने भी वर्ष में राष्ट्रपति बन सकता है।
बस बशर्ते कि उसका उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा हो। और अगर हम बात करें कितनी बार बन सकता है तो यह भी निर्धारित नहीं है, जबकि यूएसए के राष्ट्रपति के लिए निर्धारित है। कोई भी व्यक्ति यूएसए का राष्ट्रपति 2 बार चुनाव जीतकर बन सकता है। निम्न में से किस राज्य में खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है? सही आंसर है मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है। संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती है? वैसे तो संसदीय समितियां कई एक प्रकार की होती है, लेकिन मूल रूप से जब हम बांटते हैं तो यह 2 प्रकार की होती है। एक अस्थायी समितियां, एक अस्थायी समितियां और दूसरा तदर्थ समिति। अस्थायी समितियों में प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, ये सारी समितियां अस्थायी समिति होती है जिनका निर्माण कुछ समय अंतराल के बाद हमेशा होते रहता है। जबकि अगर बात करें हम तदर्थ समिति की, तो तदर्थ समितियां वैसी समिति होती है जिसका निर्माण किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही होता है, और जब वह अपना कार्य समाप्त कर लेती है तो वह समिति समाप्त हो जाती है। जैसे कोई बिल अगर पास नहीं हो रहा है, 3 तलाक बिल या कोई भी, तो उसमें कुछ सदस्यों का एक समिति गठित किया जाता है जो इस बात पे चर्चा करता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। इस बात को लेकर बनाई गई समिति तदर्थ समिति कहलाती है। वैसे मैं आपको बता दूं, इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में जाके मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके इन संसदीय समितियों पर एक वीडियो मिलेगा और आप उसे देखिए। वहाँ पे मैंने फुल डिटेल में जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट समितियाँ हैं उसे मैंने डिटेल से बताया है। डैश शून्य परिणाम वाला एक वेक्टर है। वेक्टर का मतलब होता है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि, और स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि होता है। तो जब आप बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की तो वह सदिश राशि की बात हो रही है जिसमें दिशा भी निश्चित हो, जैसे वेग और एक्सेलरेशन, ये सारे जो हैं यह वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। जबकि स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो उसमें जैसे टाइम हो गया, फिर उसके बाद बात करें टेम्परेचर हो गया, द्रव्यमान हो गया, तो ये सारे स्केलर क्वांटिटी कहलाते हैं। तो आपसे पूछा गया वेक्टर के कई प्रकार होते हैं, संरेखीय वेक्टर, इकाई वेक्टर, अनंत वेक्टर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जिसका परिणाम शून्य हो, यानी जिसका 0 परिणाम हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम शून्य वेक्टर कहते हैं। या 11th-12th में अपने सिलेबस में भी ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए कौन व्यक्ति राज्यसभा को संबोधित कर सकता है? तो वह अध्यक्ष ही होगा। जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी अध्यक्ष के रूप में। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उसी तरह राज्यसभा का अध्यक्ष फिक्स है कि वह जो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 18 के साथ। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 18 के साथ।